ओरोग कस्बे में अंधेरी रात के दौरान एक भयानक राक्षस ने एक बच्चे को अगवा कर लिया और उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी दी। बच्चे की मां की मदद के लिए बेताब चीखें पूरे कस्बे में गूंज उठीं, लेकिन सभी पुलिसकर्मी जमीन पर बेजान पड़े थे। किसी में भी उस राक्षसी प्राणी का सामना करने का साहस नहीं था। जैसे ही राक्षस घातक प्रहार करने की तैयारी कर रहा था, कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसने एक मुखौटाधारी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए राक्षस की भुजा को बलपूर्वक काट दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से राक्षस चकित रह गया और उसने बच्चे पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसी नाजुक क्षण में बच्चे की मां ने उसे पकड़कर बचा लिया। क्रोधित राक्षस बदला लेने के लिए उस आदमी की ओर दौड़ा, लेकिन उस आदमी ने सहजता से राक्षस के हमले से बचते हुए उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे राक्षस हवा में उड़ गया। हवा में बिना रुके राक्षस ने एक और हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक और कठोर लात का सामना करना पड़ा। वह व्यक्ति तब तक मुक्कों की बौछार करता रहा जब तक कि राक्षस पूरी तरह से कमजोर नहीं हो गया। दर्शक इस अलौकिक शक्ति को देखकर विस्मय में खड़े थे। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जबकि वह व्यक्ति भावहीन, लगभग भावहीन बना रहा। मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस व्यक्ति के पास गई और अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति चुप रहा, बिना कुछ बोले हवा में उछला और आंखों से ओझल हो गया। कस्बे के लोग उस अद्भुत अलौकिक प्राणी से हुई मुलाकात से चकित रह गए। कुन हाई स्कूल में एक कक्षा चल रही थी जिसमें शिक्षक प्राकृतिक आपदाओं और उनके कारणों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन छात्रों को विषय बेहद नीरस था और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। बोरियत के बीच एक छात्र खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना फोन चेक किया और उसे एक वायरल वीडियो मिल गया। उसने उत्साह से वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इस वीडियो की खासियत इसकी बेहतरीन क्वालिटी थी, जो इसे बाकी वीडियो से अलग बनाती थी। वीडियो में कैद असाधारण ताकत के अद्भुत प्रदर्शन ने दोस्तों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। पूरी दुनिया इन राक्षसों के उद्भव को लेकर समान रूप से स्तब्ध और असमंजस में थी, क्योंकि इनका मूल अज्ञात बना हुआ था। जब दोस्त वीडियो में मग्न थे, तभी उनके शिक्षक ने उनका ध्यान भटकते हुए देखा और उन्हें फटकार लगाने के लिए अलग कर दिया। हालांकि शिक्षक के डांटने से पहले ही अचानक एक अलार्म बज उठा, जो पास में ही एक राक्षस के देखे जाने का संकेत था। छात्रों को तुरंत घर जाने का निर्देश दिया गया। चारों ओर दहशत फैल गई। एक छात्र को छोड़कर, जो अपने आसपास के हंगामे से बेखबर शांति से सो रहा था, बाकी सभी छात्रों के सामने शिक्षक ने सबको धक्का मुक्की किए बिना सावधानी से घर जाने का आग्रह किया। स्थिति से परेशान एक लड़की को बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसका घर उस राक्षस के घर के पास ही था। आह भरते हुए, हालांकि वह शांत दिख रही थी, उसके मन में गहरी चिंताएं थीं। कुछ साल पहले हुई एक घटना की यादें ताजा हो गईं। जब एक राक्षस ने 70 लोगों की जान ले ली और पूरे शहर को तबाह कर दिया, तब यह डर फैल गया कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। लड़की का ध्यान अभी भी सो रहे छात्र पर गया। वह उसकी लापरवाही और ऐसी आपात स्थिति में उसके सामने आने वाले संभावित खतरे के बारे में सोचने लगी। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा और उसने नींद में ही जवाब दिया। लिमकोंग नाम का छात्र प्रथम वर्ष का था। फोन पर बात कर रही छात्रा ने लिमकोंग को घटना और राक्षस से संबंधित निर्देशांक दिए। जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं, लड़की ने उसे स्थिति की गंभीरता और तत्काल निकासी की आवश्यकता समझाने की कोशिश की। अपनी बात कहने के बाद वह कक्षा से चली गई और सोचने लगी कि लिमकोंग कितना मूर्ख लग रहा था। उसके जाने के बाद कोंग सोचने लगा कि वह अपने कपड़े कहां बदल सकता है, और अपने अलौकिक रूप में परिवर्तित होकर उसने लिंचिन बंदरगाह पर किसी की नजर में आए बिना चुपके से बाथरूम में घुसने की योजना बनाई। स्थिति तेजी से बिगड़ गई। एक ट्रक चालक ने अपने ट्रक से राक्षस को टक्कर मारने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस ने उसे आसानी से कुचल दिया। दूर से दृश्य देख रहे दो लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे दुर्जेय प्राणी का सामना नहीं किया था। उनमें से एक अपनी आसन मृत्यु को भांपकर पहले से ही रो रहा था। दूसरे व्यक्ति ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि सेना उनकी सहायता के लिए आएगी। हालांकि उनकी आशा क्षणिक थी क्योंकि राक्षस अचानक उनके पीछे प्रकट हो गया और उन्हें घातक निगाहों से घूरने लगा। इस बीच कोंग ने अपना वेश धारण कर लिया जबकि जूरी ने उसे निर्देश दिए। बिगड़ती स्थिति के बावजूद कोंग आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। शांत भाव से समय लेते हुए जूरी ने उसे अपनी तैयारियों में तेजी लाने का आग्रह किया। कोंग को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह एयरपीस चालू रखे ताकि वह निर्देशों का सटीक रूप से पालन कर सके। अंततः खान इमारत से कूदकर उस स्थान की ओर दौड़ा। उसी समय राक्षस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया जिससे वह एक कंटेनर से टकरा गया और टक्कर के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। फिर राक्षस ने बेरहमी से तोड़फोड़ की।
दूसरे बूढ़े आदमी का सिर कंटेनर से टकराकर उसकी जान ले ली। ये जानते हुए कि अन्य मनुष्य अभी भी भाग रहे हैं, राक्षस तेजी से उनकी ओर झपटा, जिससे एक जोरदार टक्कर हुई और जमीन चकनाचूर हो गई। उसने मजदूर का सिर पकड़ लिया और उसे पास के एक कंटेनर की ओर फेंक दिया। हालांकि मजदूर जीवित रहा, उसने उस अमानवीय राक्षस को अपने करीब आते देखा जब राक्षस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक मजदूर ने अपने मालिक के सिर पर उपकरण फेंके। इसी बीच कोंग इंचान बंदरगाह की ओर दौड़ा और छलांग लगाई। इंचान बंदरगाह पर घट रही घटनाओं के बीच अमानवीय राक्षस अपने मानव मालिक की अवज्ञा से क्रोधित हो गया। हालांकि तुरंत हमला करने के बजाय राक्षस कंटेनर के अंत तक पहुंचा, उसे पकड़ा और उस बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके मजदूर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। जब अचानक कोंग प्रकट हुआ और उसने बर्तन को लात मारकर दूर फेंक दिया, तो बूढ़ा आदमी सदमे में आ गया। राक्षस कोंग के अचानक आगमन से भ्रमित प्रतीत हुआ। दूसरी ओर जूरी ने कोंग की टोपी से जुड़े कैमरे के माध्यम से दृश्य का अवलोकन किया। जूरी ने कोंग को सलाह दी कि वह पहले राक्षस से संवाद करने का प्रयास करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह समझ सकता है और उसका उद्देश्य क्या है। कोंग ने सावधानीपूर्वक राक्षस से पूछा कि क्या वह बोल सकता है, लेकिन उसने केवल गुर्राहट के साथ जवाब दिया और उस पर हमला कर दिया। कोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए हवा में छलांग लगाई और राक्षस के हमले से बच गया, जिससे एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न हुई और मलबा जमीन पर बिखर गया। जब कोंग हवा में था, राक्षस ने अवसर का लाभ उठाया और अपने बाएं हाथ से कोंग पर वार किया। कोंग हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन प्रभाव से वह पीछे की ओर धकेल दिया गया। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर को कोंग को ले जाते हुए एक रिपोर्टर और कैमरामैन कोंग और राक्षस के बीच भीषण लड़ाई का प्रसारण करते हुए पहुंचे। रिपोर्टर ने बताया कि अमानवीय वशीकरण विशेष कार्य बल भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है। एक सैनिक ने अपने कप्तान को बताया कि संकरे रास्ते के कारण वे टैंक नहीं ला सकते। कप्तान ने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमानवीय राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। उनके हथियारों को संभालने के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका उद्देश्य केज का समर्थन करना था और अगर वह हार जाता तो वे सभी मुसीबत में पड़ जाते। यह स्थिति टेलीविजन पर लाइव प्रसारित हुई, जिससे इमारतों के बाहर खड़े लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, जो चुपचाप कोंग और राक्षस के बीच भयंकर संघर्ष को देख रहे थे। इंचान बंदरगाह पर लौटते हुए कोंग और राक्षस के बीच लड़ाई जारी रही। कोंग ने एक राक्षस बनाने का प्रयास किया। जब कांग और राक्षस के बीच की दूरी कम हुई, तभी अचानक उसकी गति बढ़ गई और उसने कांग के चेहरे पर एक मुक्का मारा। फुर्तीले कांग ने एक कंटेनर के ऊपर छलांग लगाकर हमले को नाकाम कर दिया। राक्षस का हाथ कंटेनर में फंस गया, जिससे कांग को जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि राक्षस ने अपनी मेंढक जैसी लंबी जीभ बाहर निकाली और कांग पर हमला करने की कोशिश की। फुर्तीले कदमों से कांग बच गया। हमले से बचने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए राक्षस ने कांग का पैर पकड़ लिया और उसे एक कंटेनर पर पटक दिया, जिससे जोरदार टक्कर हुई। जूरी और सैनिक दोनों चौंक गए, लेकिन तभी कप्तान ने चिल्लाकर कहा, बी। एक सैनिक वैन से बाहर कूदा और तुरंत राक्षस पर गोली चला दी। गोली उसके सिर पर सटीक लगी। उनके आश्चर्य के लिए राक्षस ने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया और हालांकि सोल्जर ने गोलीबारी जारी रखी, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन उनकी ओर झपटने से उनका ध्यान अचानक उस आवाज की ओर गया जो उस जगह से आ रही थी जहां कोंग को फेंका गया था। कंटेनर से निकलते हुए खान असाधारण गति से उस अमानवीय राक्षस की ओर कूदा। उसने राक्षस के सिर पर कुल्हाड़ी जैसी लात मारी, जिससे उसमें काफी विकृति आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के खान ने अपना हमला जारी रखा। राक्षस का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर पटकने से एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे जूरी समेत दर्शक शक्ति के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर दंग रह गए। राक्षस ने अपना शरीर जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन अंततः गिर पड़ा। जूरी ने कोंग से पूछा कि क्या राक्षस सचमुच मर गया है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने उसके मस्तिष्क के फटने का अनुभव किया, जो उसकी मृत्यु का संकेत था। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि यह राक्षस अमान द्वीप पर मिले अमानवीय राक्षस की तुलना में कमजोर था। इसके बाद दो रहस्यमय व्यक्तियों ने बीम के ऊपर से कोंग को देखा। उनमें से एक ने नीचे कूदने का फैसला किया और कोंग के पीछे बड़ी कुशलता से उतरा। उस अज्ञात व्यक्ति के आगमन को देखकर कोंग ने तुरंत उसकी पहचान जानने की मांग की। उसने उस व्यक्ति के साथी की उपस्थिति भी देखी। एक रहस्यमय व्यक्ति ने कोंग को व्हाइट कैप सुपरह्यूमन कहकर संबोधित किया और उसकी लड़ाई की प्रभावशालिता की तुलना कैचअप मैन की फुर्ती से की। कैचअप मैन एक विश्व प्रसिद्ध सुपरहीरो टीवी शो और फिल्म का प्रिय नायक था, जिसका कोंग बहुत बड़ा प्रशंसक था। जूरी ने कोंग को बताया कि यह व्यक्ति सरकार या सेना का एजेंट हो सकता है
और उसे एक पिछली घटना याद दिलाई जिसमें मित्रवत सरकारी एजेंटों ने भाग लिया था। कोंग को धोखा देकर और उसे बिजली का झटका देकर घायल करने के बाद जूरी ने कोंग को तुरंत उस क्षेत्र से निकलने की आवश्यकता पर जोर दिया। तिरस्कृत और संदेह में डूबे उस रहस्यमय व्यक्ति ने दावा किया कि वह भी एक अलौकिक शक्ति है। उसने अपने जैसे अन्य लोगों के अस्तित्व का खुलासा किया जिनके पास किंग की कल्पना से परे शक्तियां थीं, जो सभी तर्क को धता बताती थीं। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बेन और पल ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखी। पल, एक प्रसिद्ध खुद अलौकिक शक्ति वाली उस महिला को वह रहस्यमय व्यक्ति जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले इंचान में कहां देखा था। पोर्ट खान ने उस व्यक्ति के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की और उसे सलाह दी कि वह उसका पीछा न करे। खोम जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति ने खुलासा किया कि वह किंग की असली पहचान जानता है और घोषणा की कि वे काम के स्कूल में मिलेंगे। उस व्यक्ति ने जूरी की प्रतिभा को भी स्वीकार किया और उसने दावा किया कि उसने कोंग और जूरी दोनों को अगवा करने के प्रलोभन का विरोध किया था। कोंग और जूरी दोनों को उस व्यक्ति द्वारा उनकी पहचान के बारे में जानकारी होने के कारण अगवा कर लिया गया था। कोंग ने जूरी को अपना परिवार घोषित किया और उस व्यक्ति से उनकी रक्षा करने की कसम खाई। खान ने उस रहस्यमय व्यक्ति पर मुक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति ने आसानी से अपने हाथ से उसे रोक दिया। कोंग ने एक और मुक्का मारा, लेकिन तभी वह व्यक्ति गायब हो गया और फिर खड़ा दिखाई दिया। कांग के हाथ पर उस रहस्यमय व्यक्ति ने कोंग को चेतावनी दी कि यदि वह लड़ाई में शामिल होने का इरादा रखता है तो वह पीछे न हटे। जैसे ही वह कांग के हाथ से कूदा, उसने इस बात पर जोर दिया कि कोंग को दया की भावना को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए क्योंकि उनकी लड़ाई का परिणाम पूर्ण विनाश होगा और रास्ते में कुछ भी नहीं बचेगा। जूरी ने कोंग को शांत रहने और उस व्यक्ति के शब्दों पर विचार करने की सलाह दी। उसने इस बात पर जोर दिया कि उनकी प्राथमिकता उस क्षेत्र को छोड़ना होना चाहिए। फिलहाल उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही था कि वे उस रहस्यमय व्यक्ति की बातों पर भरोसा करें। खान चुप रहा और उस व्यक्ति ने उसकी चुप्पी को इस संकेत के रूप में समझा कि कोंग लड़ाई जारी नहीं रखेगा। वह व्यक्ति जाने लगा, लेकिन कोंग ने उसे रोक लिया और उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना परिचय नजी के रूप में दिया और अपने साथी डैनी यंग के साथ शामिल हो गया, जो अभी अभी पास में उतरा था। डैनी यंग ने नैनी से उसके हाथ के बारे में पूछा, जिस पर नानी ने मजाक में जवाब दिया कि यह इतना बुरा नहीं था। वे दोनों घटनास्थल से चले गए। जिन मजदूरों को केज ने बचाया था, वे उसके पास आए और उसके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद कोंग तेजी से बंदरगाह से बाहर कूद गया और उसके जाने को देखकर सैनिक भी हरकत में आ गए। एक सैनिक ने अपने कप्तान को बताया कि उनकी गोलियां राक्षसों के खिलाफ अप्रभावी साबित हुई हैं। अपने जनरल से स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन आने के तुरंत बाद कप्तान ने शोधकर्ताओं को इस घटनाक्रम के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। जनरल ने जनरल को बताया कि राक्षस के शव को परिवहन वाहन में लाद दिया गया है। जनरल ने कप्तान को सलाह दी कि लोडिंग पूरी होने के बाद वह वहां से चले जाएं। फोन के बाद जनरल ने मार्कस गेराल्ड से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि राक्षस का शव लाद दिया गया है। इंचान बंदरगाह पर वापस ले जाते समय सैनिकों ने राक्षस के शव को परिवहन वाहन पर लाद दिया और चले गए। इस बीच नजी और दान्यांग वाहन की निगरानी करते हुए इलाके में ही रहे। नानी का संदेह तब पुष्ट हुआ जब उसे पता चला कि शव को फाल्कन ले जाया जा रहा है। घर पर के कैचअप मैन का शो देखने में मग्न था, जिसने आसानी से राक्षस को हरा दिया और जीत हासिल की। इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ सुपरहीरो का खिताब जीतने के लिए टेलीविजन के शोर ने जूरी को जगा दिया, जो ये देखकर हैरान थे कि कोंग पिछले दिन की भीषण लड़ाइयों के बावजूद टेलीविजन देख रहा था। कोंग ने बताया कि वह अपने पसंदीदा शो का प्रीमियर और साधु द्वारा उसकी तुलना कैचअप मैन से किए जाने के कारण नींद से नहीं जाग सका। जूरी ने कोंग को सलाह दी कि वह ज्यादा न सोचे और चिंता न करे। जूरी ने कोंग को याद दिलाया कि स्कूल बंद नहीं हुआ था और उसे कक्षाओं में जाना था। केच इस देर से मिले रिमाइंडर से हैरान था और जल्दी से स्कूल की ओर भागा। स्कूल जाते समय कोंग ने अपने सहपाठियों को घटनाओं पर चर्चा करते हुए सुना। एक लड़के ने दावा किया कि व्हाइट कैप पिछले दिन हार गया था और उसे एक बुरा हारने वाला कहा, जबकि दूसरे लड़के ने व्हाइट कैप का बचाव करते हुए उसे सबसे अच्छा सुपरहीरो बताया और कसम खाई। भविष्य में उसका समर्थन करने के लिए उनकी बहस बढ़ गई और खान ध्यान से सुन रहा था। अचानक उनमें से एक व्यक्ति गलती से एक मजबूत और हटे कट्टे आदमी से टकरा गया। वह व्यक्ति चो ताके निकला, जो गुस्से में आ गया और उसने देखा कि कोंग उसे घूर रहा है। चो ने कोंग को चेतावनी दी कि वह उसके इस काम के लिए उसकी पिटाई करेगा, लेकिन कोंग ने माफी मांगकर स्थिति को शांत कर दिया। चो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन धमकी दी कि वह इसे याद रखेगा। उसके जाने के बाद दोनों लड़कों के चेहरे के भाव बदल गए और वे सोचने लगे कि वह कौन था और कितना रहस्यमय और खतरनाक लग रहा था।
एक लड़के ने दूसरे से पूछा कि क्या उसने गुंडू गिरोह के बारे में सुना है। यह नाम सुनते ही दूसरे लड़के की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बताया कि गुंडू गिरोह का गठन मोंग मिडिल स्कूल में पाक गुंडू ने किया था, जिसने वहां के सभी कुशल लड़ाकों को हराया था। गुंडू गिरोह शहर का सबसे शक्तिशाली गिरोह था। इसके सदस्य सबसे ताकतवर लड़ाके थे जो हर किसी में दहशत पैदा करते थे। उस लड़के ने खुलासा किया कि जिससे उनका अभी सामना हुआ था वह जो टेक था, जो गिरोह का सरगना और सबसे दुर्जय लड़ाकों में से एक था। गुंडू गिरोह के सदस्य हर साल उनके हाई स्कूल आते थे। दोनों लड़के गुंडू गिरोह से बहुत डरे हुए थे और घबराते हुए डर से भरे हुए स्कूल में दाखिल हुए। कक्षा में हम सो रहा था जब तक उसकी दोस्त यो जिनू ने उसे जगाया। यो जिने ने होंग के चेहरे पर पट्टी देखी और सुझाव दिया कि उसे बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इससे उसे नुकसान हो रहा था। होंग को उसकी चिंता अच्छी नहीं लगी और उसने उससे कहा कि वह अपनी मां की तरह व्यवहार न करे। कोंग उनके पास से गुजरा और अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन जिने ने उसे अजीब नजरों से देखा। जब कोंग ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि उसकी जिप खुली हुई है। कोंग शर्मिंदा हो गया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जीन के जाने से पहले ही उसने जिप बंद कर दी। होंग ने टिप्पणी की कि उससे सिगरेट की गंध आ रही है और उसे उन लड़कों के साथ घूमना बंद करने की सलाह दी। जीन ने पलटवार करते हुए होंग से कहा कि वह मां की तरह व्यवहार करना बंद करे और कहा कि अगर होंग उन जीन के साथ मुक्केबाजी छोड़ दे तो वह भी छोड़ने पर विचार करेगी। जीन चली गई और होंग मुस्कुराई क्योंकि उसने देखा कि होंग अभी भी अपनी जिप बंद करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अटलांटिक महासागर में एक मछुआरे ने यह देखा। कुछ रहस्यमय पानी में एक बड़ी आकृति। कुछ मिनट पहले दो मछुआरे आपस में अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि उसने अपनी बेटी के लिए उपहार में एक गुड़िया खरीदी है। दूसरे मछुआरे ने कहा कि यह अच्छा विचार है और सुझाव दिया कि उसे भी अपनी बेटी को कुछ देना चाहिए। पहले मछुआरे ने उसे गुड़िया देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूसरे ने इस बारे में नहीं सोचा। यह उचित था क्योंकि उनकी बेटी बड़ी थी। उनकी बातचीत तब बाधित हुई जब उन्होंने पानी में कुछ असामान्य देखा। अचानक एक प्राणी पानी से बाहर कूदा और उनकी नाव पर आ गिरा। मछुआरे चौंक गए जब उन्होंने एक विशालकाय राक्षस को सीधे उनकी ओर घूरते हुए देखा। इस बीच स्कूल में शिक्षक पाक चानिक अमानवीय राक्षसों के बार बार प्रकट होने के बारे में पाठ पढ़ा रहे थे। उनसे कैसे निपटा जाए, इस विषय पर शिक्षक ने देखा कि पिछली कक्षाओं के विपरीत छात्र उत्साहित और ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। शिक्षक ने समझाया कि इनह्यूमन्स अमानवीय प्राणी हैं जिनके पास अपार शक्ति होती है और वे ट्रकों और टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। वे 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये राक्षस मनुष्यों का शिकार करते हैं और उनके जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 37 ऐसे राक्षस मानव रूप में देखे गए हैं। पिछले 5 वर्षों में अकेले कोरिया में 500 से अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें से 5 घटनाएं अमानवीय राक्षसों से जुड़ी थीं, जिनमें हाल ही में हुई लिंचिंग पोर्ट घटना भी शामिल है, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। शिक्षक पाक ने आगे व्हाइट कैप नामक एक रहस्यमय सुपरहीरो की उपस्थिति पर चर्चा की, जो हाल की 7 घटनाओं में से 5 में प्रकट हुआ है और अमानवीय राक्षसों को सफलतापूर्वक पराजित किया है। व्हाइट कैप एक रहस्य बना हुआ है। व्हाइट कैप की पहचान को लेकर कई तरह के सिद्धांत प्रचलित हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश निराधार हैं। फिर भी वह एक ऐसा नायक है जो लोगों की रक्षा करता है। केवल 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें व्हाइट कैप प्रकट नहीं हुआ, जिनमें से एक प्रारंभिक घटना थी जिसमें गैंगंग घटना भी शामिल है, जब हैपहॉर्न नामक एक शक्तिशाली अमानव ने 70 लोगों को मार डाला और बच गया। हैपहॉर्न को यह नाम उसके 7 सींगों के कारण मिला। एक रहस्यमय लंबे बालों वाले व्यक्ति के बारे में भी अफवाहें थीं। एक व्यक्ति ने हैपहॉर्न से लड़ाई की, लेकिन घटना के बाद दोनों व्यक्ति गायब हो गए। कई लोगों का मानना है कि हैपहॉर्न ने लंबे बालों वाले व्यक्ति की हत्या की और वह गैंगंग घटना के जवाब में वापसी की तैयारी कर रहा है। सरकार ने एक विशेष अलार्म सिस्टम लागू किया और इन आपदाओं से निपटने के लिए एक समर्पित सैन्य इकाई का गठन किया। हालांकि सवाल यह बना हुआ है कि हैपहॉर्न और इस घटना के बीच क्या संबंध है। लंबे बालों वाले व्यक्ति और सफेद टोपी पहने शिक्षक ने अचानक देखा कि उनके छात्र ऊँघ रहे हैं और उनके व्याख्यान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही वह कोई स्कूली पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्हें जीवित रहने के लिए ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने छात्रों को सतर्क रहने और वास्तविक दुनिया के बारे में जानकारी रखने की सलाह दी, क्योंकि आगे चलकर अराजकता बढ़ने वाली थी। कार चलाते समय शिक्षक ने फोन पर अपनी पत्नी से बात की और बताया कि वह अपने बेटे की पुण्यतिथि पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने मृत बेटे की तस्वीर पर एक नजर डाली और उनकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उनके बेटे को इन्हीं राक्षसों में से एक ने मार डाला था। इसी बीच समुद्र में
राक्षस ने बेरहमी से पहले मछुआरे को मार डाला और दूसरे मछुआरे ने मदद के लिए गुहार लगाने की बेताब कोशिश की। वह उनके जहाज के निर्देशांक बता सकता था, लेकिन राक्षस ने उस पर हमला कर उसकी खोपड़ी कुचल दी। उस अमानवीय राक्षस ने मछुआरे के बेजान शरीर को भयानक निगाहों से देखा। पास ही एक क्रूज जहाज पर यात्री मौज मस्ती कर रहे थे और तरह तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे। जहाज के कप्तान ने अपने अधीनस्थों से पूछा कि क्या वे उस संकटग्रस्त जहाज का नाम बता सकते हैं जिसने सहायता मांगी थी। हालांकि वे नाम प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन वे लगभग 10 मील दूर से आ रहे संकट संकेतों को पकड़ने में कामयाब रहे। कप्तान ने तुरंत मार्ग बदलने का आदेश दिया और दोपहर के भोजन के समय स्कूल में बचाव अभियान की तैयारी शुरू कर दी। WR और ली देबांग ने ऊपरी कक्षाओं में न होने पर अपनी किस्मत पर चर्चा की, क्योंकि कथित तौर पर वे कक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण थीं। ली ने बताया कि प्रधानाध्यापकों ने गंडू गैंग और उनके सदस्य उच्च वर्गों में मौजूद थे, इसलिए उनके लिए निचले वर्गों में होना सौभाग्य की बात थी। जिज्ञासावश W ने डी बैंग से क्वान चोल के बारे में पूछा और सवाल किया कि क्या वह गंडू गैंग को संभाल सकता है। ली डी बैंग ने स्पष्ट किया कि हालांकि क्वान चोल वास्तव में दुर्जय था, लेकिन वह मिडिल स्कूल में शीर्ष लड़ाका बनने में असफल रहा। हमने डी बैंग के आकलन का खंडन करते हुए कहा कि क्वांचो को गलत समझा गया था। असल में क्वान चोल को दादागिरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह बेवजह की लड़ाइयों से बचता था। हमें एक घटना याद आई जब क्वान चोल ने अपने मिडिल स्कूल पाक गंबो में एक कुख्यात दादा का डटकर सामना किया था। दोनों दोस्त आराम से दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी क्वान चोल उनके पास आया और उनके बगल में बैठ गया। क्वान चोल ने पूछा कि कोंग हमेशा अकेले क्यों खाता है और क्या उसके कोई दोस्त है। इस आत्मनिरीक्षण से क्वान चोल को एहसास हुआ कि वह भी अकेले खाना खाता है और उसे किसी साथी की कमी महसूस होती है। केच ने जूरी की दोस्ती के बारे में सोचा, लेकिन जवाब दिया कि उसका कोई दोस्त नहीं है। क्वान चो उसकी बात समझ सकता था क्योंकि उसने खुद भी अकेलेपन का अनुभव किया था। फिर उसने कोंग से पूछा कि क्या वह किसी खेल में शामिल है, जिस पर कोंग ने ताइक्वांडो में अपनी हालिया रुचि का खुलासा किया। क्वान चो ने साथ में दोपहर का भोजन करने का सुझाव दिया। आगे बढ़ते हुए खान को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अचानक एक छात्र गलियारे से तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह गंडू गैंग था, एक भयावह और डरावना समूह जिसने सभी को कपकपा दिया। उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 व्यक्ति बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, जाहिर तौर पर किसी गंभीर मामले से परेशान थे। जैसे ही गेट खुला, सेंट पल और गैलन वित्रो कमरे में दाखिल हुए और सेंट पल ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत समस्या के बारे में पूछताछ की। जेम्स, जिसने उन्हें बुलाया था, ने बताया कि एक गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगभग 3000 लोगों को ले जा रहे एक क्रूज जहाज पर समुद्र के बीच में एक अमानवीय प्राणी ने हमला कर दिया है। गैलन ने स्थिति की गंभीरता को समझा और महसूस किया कि इसे रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। जेम्स ने और जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन सेंट पल ने बीच में दखल देते हुए उनसे कहा कि वे रास्ते में अनगिनत जिंदगियां दांव पर लगी होने के कारण सारी जानकारी साझा करें। समय बहुत कम था, इसलिए उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और निकल पड़े। निर्देशक ने केवल उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। असल में वे असली महामानवों से सामना करने के सदमे से अंदर ही अंदर हिल रहे थे। इस बीच सुनसान इमारत में नानजी, जब उसे पता चला कि मीडिया व्हाइट कैप के साथ उसकी मुलाकात की किस तरह व्याख्या कर रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि उसे जल्द ही यह तय करना होगा कि वह किस पक्ष का साथ देगा। हालांकि फिलहाल वह मौज मस्ती करना चाहता था। उसने खुलासा किया कि व्हाइट कैप के साथ उसकी मुलाकात उसकी बड़ी योजना का हिस्सा थी, और यह स्वीकार किया कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने बाहर घूमने और मौज मस्ती करने का इरादा जाहिर किया। जेम्स, सेंट पल और गैलन हेलीकॉप्टर में सवार हुए और जेम्स ने उन्हें स्थिति के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे दुनिया के सबसे तेज हेलीकॉप्टर में सवार हैं जो लगभग 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। जेम्स ने उन्हें पिछली घटनाओं के बारे में भी बताया जिसमें नौसेना नियंत्रण विभाग शामिल था। पता चला कि विलासितापूर्ण क्रूज जहाज SS ओपेरा पर एक अमानवीय हमले का शिकार हो गया था। जहाज में 2500 यात्री और 500 चालक दल के सदस्य सवार थे और स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि SS ओपेरा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच चलने वाला एक क्रूज जहाज था। जेम्स ने बताया कि नुकसान की सही सीमा अज्ञात है, लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि काफी तबाही हुई है। जब सेंट पल और गैलन स्कॉटलैंड में थे, तब गवर्नमेंट सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 5 विशेष लड़ाकू पनडुब्बियों को तैनात किया। उनकी स्थिति के बारे में उत्सुक होकर सेंट पल ने पूछा कि क्या पनडुब्बियां अभी भी युद्ध में लगी हुई हैं।
जेम्स ने उन्हें बताया कि 20 मिनट के भीतर ही पनडुब्बियों से संपर्क टूट गया था और रिपोर्टों के अनुसार सभी 5 पनडुब्बियां पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। रेवेलेशन जहाज रवाना हो गया। सेंट पल में पनडुब्बियों का इतने कम समय में इतनी तेजी से नष्ट होना बेहद चिंताजनक था, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई। जेम्स ने एक बड़ी समस्या का खुलासा किया। जहाज इस समय ऑटो पायलट पर फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा था और एक बड़े टकराव का खतरा पैदा कर रहा था। सरकार ने टक्कर से ठीक पहले जहाज को नष्ट करने के लिए छोटे परमाणु मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान तैनात किए थे। ये सुनकर सेंट पल और गैलन चौंक गए, क्योंकि उन्हें सरकार से ऐसे कड़े कदम की उम्मीद नहीं थी। जेम्स की गहरी पीड़ा देखकर सेंट पल ने उसे आश्वस्त किया कि वे स्थिति को संभालने के लिए मौजूद हैं और उसे चिंता न करने के लिए कहा। सियान हाई स्कूल में वापस गंडू गैंग ने छात्रों पर उनके पहनावे के आधार पर हमला करना शुरू कर दिया। होंग अपनी आंखों के सामने हो रही हिंसा से स्तब्ध रह गई। कप्तान का सामना करने का साहस जुटाते हुए उसे एक अंडस्को बताते हुए उसकी निंदा की और उससे चौंकाने वाली अवज्ञा रोकने की विनती की। एच का यह साहस, जिसने बंदूकधारी गिरोह के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, सभी को चौंका दिया। कप्तान ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया जिसे वह प्रताड़ित कर रहा था और धमकी भरे अंदाज में उसके पास पहुंचा। उसने उसे चेतावनी दी कि वह लड़कियों पर भी दया नहीं दिखाता और उसे जल्द ही अपने शब्दों के चुनाव पर पछतावा होगा। निडरता से होंग ने कहा कि वह अच्छी तरह जानती है कि वह किस तरह का व्यक्ति है और वह उससे डरती नहीं है। ता ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन क्वान चुल ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए ताके का हाथ पकड़ लिया और हमले को रोक दिया। क्वान चुल ने ताके का सामना करते हुए स्वीकार किया कि उसने उसके बारे में और उसकी एक ऐसे गुंडे के रूप में प्रतिष्ठा के बारे में सुना था जो अपनी मनमानी करता है। स्थिति को देखते हुए गंडू गिरोह के सदस्य चुप रहे। वो और ली जैसे छात्र कुख्यात गिरोह के खिलाफ क्वांचो का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित थे। तभी टेक ने पलटवार करते हुए क्वांचुल को तेजी से लात मारी, लेकिन क्वांचुल ने अपना संतुलन बनाए रखा। क्वांचो ने टेक पर जोरदार प्रहार किया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों प्रतिद्वंद्वी बराबर दृढ़ संकल्प के साथ लड़े, कोई भी पीछे नहीं हटा। अंततः क्वांचो ने टेक को एक जोरदार मुक्का मारा। बंदूक का सामना करते ही गिरोह के सदस्य चौंक गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ती विजयी होकर उभरेगा। क्रोध से भरे ती ने खून थूका और जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, गैंगमू दस्ता आ गया। दस्ते के नेता ने ती को लड़ाई रोकने का आदेश दिया और कहा कि इस तरह के टकराव के लिए अभी बहुत जल्दी है। हालांकि ती ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। बदला लेने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर गैंगमू ने उसे वहां से चले जाने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि एक शिक्षक रास्ते में है और पीछे हटना ही उनके हित में होगा। उन्होंने बताया कि गैंगमू गिरोह के 3 नेताओं में से एक था, जो तीसरे स्थान पर था, लेकिन शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर होने के कारण अपने निचले पद के बावजूद वह अप्रत्याशित रूप से खतरनाक था और उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। गैंगमू अपने साथ कुछ सामान ले गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्वान चुल को एक संदेश दिया जिसमें उसने स्वीकार किया। उसने उसके बारे में सुना था, लेकिन उसे सीमा पार करने की चेतावनी देते हुए और उसे अपने ही तरीकों से सबक सिखाने का वादा किया। इसी बीच हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंच गया और सेंट पल और गैलन ने उस अमानवीय प्राणी का सामना करने की तैयारी की। प्रस्थान से पहले सेंट पल ने जेम्स को अधिकारियों से संपर्क करने और परमाणु हथियारों को वापस लेने का अनुरोध करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह स्वयं स्थिति को संभालेगी। जेम्स ने उन्हें उनके हथियार मुहैया कराए और मिशन शुरू हो गया। सेंट पल और गैलन दोनों क्रूज जहाज पर कूद पड़े, जो बेजान शरीरों से भरे कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। सेंट पल और गैलन की मौजूदगी को भांपते हुए उस अमानव ने युद्ध की तैयारी कर ली। मिस पल और गैलन ने अमानव का पता लगाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया और जेम्स ने सुझाव दिया कि एसएस ओपेरा क्रूज जहाज की विशालता इसे चुनौतीपूर्ण बना देगी। उस प्राणी को खोजने के लिए गैलन ने हलचल मचाकर उस अमानव को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा, जबकि पल ने अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए अलग अलग हिस्सों में बंटने का सुझाव दिया। जेम्स इस विचार से सहमत हो गया और उसने सुझाव दिया कि वे जहाज को ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित कर दें ताकि उस प्राणी को खोजने की संभावना बढ़ जाए। जेम्स ने समझाया कि यह रणनीति जहाज की खोज का एक कारगर तरीका था और प्राथमिक उद्देश्य किसी भी जीवित व्यक्ति को बचाना था और अमानवीय खतरे को खत्म करना था। एकमात्र कमी यह थी कि उन्हें अमानवीय का सामना व्यक्तिगत रूप से करना होगा। कठिनाई को स्वीकार करते हुए सेंट पल ने तात्कालिकता को पहचाना और तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गेन ने पल को सूचित किया कि वह ऊपरी भाग को संभालेगा, जिससे पल निचले भाग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हुई। वह जहाज से कूद गई और उसके हॉल को भेद कर आंतरिक भाग में प्रवेश किया। उसने पाया कि
बक्सों से भरे कार्गो क्षेत्र में खुद को फंसा हुआ पाकर जेम्स ने स्थिति के बारे में पूछताछ की और पल ने बताया कि कार्गो रूम सामान्य प्रतीत होता है, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उसी समय गैलन ने जेम्स को सूचित किया कि नियंत्रण कक्ष और अन्य ऊपरी क्षेत्र लाशों से भरे पड़े हैं, जिससे दृश्य की भयावहता का पता चलता है। उनका संचार लड़खड़ाने लगा, जिससे जेम्स को यह अनुमान लगाने का मौका मिला कि यह बरमूडा ट्रायंगल की घटना हो सकती है। संचार टूटने से पहले से ही चुनौतीपूर्ण स्थिति और बिगड़ सकती है और संघर्षों के बीच उनके संपर्क बनाए रखने की क्षमता में बाधा आ सकती है, जिससे एक चिंताजनक घटनाक्रम में हस्तक्षेप हो सकता है। वीरो को एक ऐसा उत्तरजीवी मिला जो सदमे और इनकार की स्थिति में था और अपनी पत्नी के बारे में अस्पष्ट बयान दे रहा था। वीरो ने पुष्टि की कि वह व्यक्ति जीवित था, लेकिन आगे संचार स्थापित होने से पहले ही उनका इसी बीच संपर्क टूट गया। सेंट पल को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जब वह मुड़ी तो उसने एक युवती को देखा जो उससे पूछ रही थी कि क्या वह उन्हें बचाने आई है। सेंट पल ने अपनी मंशा की पुष्टि की। कुछ पल के लिए इस घटना से हैरान वीरो ने बचे हुए लोगों और अमानवीय प्राणियों की तलाश जारी रखी। तभी अचानक उसने सेंट पल को जहाज के बीचों बीच अकेले खड़े देखा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वह हैरान था और उसने सोचा कि क्या उसने इतनी जल्दी अपनी खोज पूरी कर ली है, लेकिन पल में कुछ गड़बड़ लग रही थी। बिना किसी चेतावनी के उसने हमला किया और कुछ ही सेकंड में वित्रो की बांह चीर दी। पल एक अमानवीय रूप में बदल गई और वीरो पर दूसरा हमला किया। वीरो स्थिति पर विचार कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसे सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह अगला शिकार होगा। अमानवीय प्राणी सेंट पल की शक्ल की नकल करने की उनकी क्षमता से भी चकित था, क्योंकि उसने उनकी रूप बदलने की क्षमता का अनुमान नहीं लगाया था। सेंट पल का रूप धारण कर चुके अमानवीय प्राणी ने वीरो पर लगातार हमला किया और उसे खत्म करने की कोशिश की। वीरो ने कुशलता से अमानवीय प्राणी के हमले से खुद को बचाया। अंततः अपने खून बहते हाथ का इलाज करने के लिए रुका और पीछे न हटने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जेम्स ने यह जानते हुए कि यही उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका है, पलटवार करने का फैसला किया। वित्रो के असामान्य व्यवहार से वह हैरान था और अपने लैपटॉप पर घट रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहा था। दुर्भाग्यवश संचार व्यवस्था ठप होने के कारण वह उससे स्पष्टीकरण के लिए संपर्क नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर पायलट ने जेम्स को सूचित किया कि तूफान तेज हो रहा है और वे अब अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए नहीं रख सकते। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जेम्स ने पायलट को जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का निर्देश दिया। इस बीच सेंट पल ने उस छोटी लड़की की मदद की जिसने दूसरों को पुकारा, जिससे कई जीवित बचे लोग अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। सेंट पल को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सारे लोग कैसे बच गए, लेकिन जीवित बचे लोगों ने बताया कि वे कुछ समय से छिपे हुए थे। उन्होंने सेंट पल से सहायता मांगी जबकि वीरो अपना काम जारी रखे हुए था। अमानवीय प्राणी के विरुद्ध एक अथक युद्ध में दोनों शत्रु भयंकर रूप से भिड़ गए। वीरो ने आसानी से हार मानने से इनकार कर दिया। अमानवीय प्राणी ने वीरो को निगलने के लिए अपने जबड़े खोले, लेकिन उसने पलटवार करते हुए प्राणी को लात मारकर दूर भगा दिया और अपनी जान बचा ली। वीरो को एहसास हुआ कि वह अब इस तरह से नहीं लड़ सकता और अपनी मृत्यु से बचने के लिए उसे निर्णायक कदम उठाना होगा। लड़ाई को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसकी आंखें मुड़ गईं। बढ़ते क्रोध से सफेद होकर उसने शराब का एक बैरल उस अमानव की ओर फेंका। शराब क्रिस्टलीय प्रक्षेप्यों में परिवर्तित हो गई और उस अमानव पर हमला कर दिया। वीरो ने तुरंत एक और बोतल पकड़ी और उसके तरल का उपयोग करके एक तेज क्रिस्टल तलवार बनाई। अंतिम मुकाबले के लिए तैयार वीरो ने खुद को उस अमानव का सामना करने और उसे हमेशा के लिए हराने के लिए तैयार कर लिया। गैलन वित्रो का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि उस पर बमबारी हो रही थी। अपने अतीत की यादों में उसे जेम्स नामक एक एक्सिया अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाना याद आया, जिसने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली गिरोहों में से एक का सफाया करने में वित्त की क्षमताओं को पहचाना था। जेम्स ने वित्त की रहस्यमय शक्तियों पर चर्चा की और उसकी अद्वितीय क्षमताओं को स्वीकार किया। इसी बीच पल ने वीरो के पास आकर उसकी क्षमताओं के बारे में पूछताछ की। बिना किसी चेतावनी के वीरो ने कॉफी को क्रिस्टलीय रूप में बदलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आश्चर्यचकित पल ने वीरो को समझाया कि उसके पास 10 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी तरल को हीरे जैसे क्रिस्टल में बदलने की क्षमता है। उसने स्पष्ट किया कि उसकी शक्ति केवल तरल को जमाती नहीं है, बल्कि उसे असाधारण रूप से कठोर बना देती है, जिससे उसे अपार शक्ति प्राप्त होती है। वीरो ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उस अमानवीय राक्षस पर हमला किया। अमानवीय राक्षस ने पलटवार किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वापस उड़ते हुए वीरो को असंतोष का एहसास हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसने अभी तक उस राक्षस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वह जानता था कि वह बेहतर कर सकता था, लेकिन उसकी चिंताएं अचानक तब रुक गईं जब वह अमानव बदला लेने के लिए उसकी ओर बढ़ा। इस बीच श्रीमती पल जहाज के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ी।
यह अनुमान लगाते हुए कि अगर निचले हिस्से में सभी सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब है कि वह अमानव अभी भी सुरक्षित है। ऊपर मौजूद होने की संभावना थी। अचानक उसका ईयरपीस बज उठा क्योंकि जेम्स ने हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक वापस जमीन पर उतार दिया। भीषण लड़ाई में वीरो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी दृष्टि लगातार धुंधली होती जा रही थी। संघर्ष के बावजूद वह जानता था कि उसे खुद को बचाने के लिए राक्षसों को हराना होगा। सहायता के लिए बेताब और श्रीमती पल के अभी तक न आने के कारण वीरो ने एक अलग योजना बनाई। वह हवा में बहुत ऊपर कूदा और उसने जल प्रणाली पर एक जोरदार लात मारने से पानी उस अमानव पर झरना बनकर गिरने लगा, जिसने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पानी को जमा दिया और राक्षस को उसकी यादों में वापस ले आया। जेम्स ने वित्त की शक्ति के किसी भी नुकसान के बारे में पूछा था। वीरो ने बताया कि जमने का प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और वर्तमान में तरल रूप में वापस आने से पहले कम से कम 1 घंटे तक बना रहता है। वीरो ने राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि उसने आखिरकार राक्षस को हरा दिया है। उसका दिमाग उस प्राणी को खत्म करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचने लगा, लेकिन अचानक उसे पीछे से वार किया गया। वीरो का सिर बेरहमी से धड़ से अलग हो गया। उसके अंतिम क्षण एक और अमानवीय प्राणी के दृश्य में बीते, जो उस घातक प्रहार के लिए जिम्मेदार था। जेम्स अपने कंप्यूटर विश्लेषण में मग्न था जब उसने देखा कि सिग्नल वीरो की उपस्थिति का संकेत गायब हो गया था। पहले इसे कनेक्टिविटी समस्या मानकर, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ईयरपीस की बायोमेट्रिक सुविधा ये सुनिश्चित करती है कि यह केवल पहनने वाले की मृत्यु होने पर ही संचार बंद करता है। जेम्स इस रहस्योद्घाटन से पूरी तरह से स्तब्ध था कि वीरो जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मर गया था। इसी बीच सेंट पी जबरदस्ती कमरे में घुस गई और उसकी नजरों में एक अमानवीय आकृति धमकी भरे अंदाज में खड़ी थी और दूसरी अपनी जगह पर जमी हुई थी। लेकिन जिस चीज ने सचमुच उसका ध्यान खींचा वह गैलन वीरो का बेजान शरीर था, जिसका सिर बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया गया था। वीरो के बेजान शरीर को देखकर पल पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। एक फ्लैशबैक में पल ने वीरो के उनकी टीम में शामिल होने पर संतोष व्यक्त किया, जबकि जेम्स भी उतना ही खुश दिखाई दिया। ईस्ट वीरो अप्रभावित प्रतीत होता था और उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। पल ने इस भावना पर जोर देते हुए कहा कि वे अब एक खतरनाक दुनिया में रहते हैं जहां उन जैसे महामानवों का यह दायित्व है कि वे कमजोरों को अमानवों से बचाएं। उसने अत्यधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते समय आत्मरक्षा के महत्व पर बल दिया। हालांकि वीरो असहमत था और पीछे हटने से इनकार करते हुए मानता था कि भाग जाना और लड़ाई से बचना समाधान नहीं है। इस समय अमानव का रंग लाल होने लगा, जो पल पर उसके आसन्न हमले का संकेत था। अपने साथी की मृत्यु का एहसास होते ही पल का क्रोध और बढ़ गया और उसने अमानव पर एक शक्तिशाली हमला कर दिया। उसका मुक्का इतनी ताकत से लगा कि उसने प्राणी के चेहरे की बनावट ही बदल दी। फिर पल ने अपना ध्यान वित्रो के सिर पर केंद्रित किया और कोमलता से उसकी आंखें बंद कर दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अमानव ने उस पर हमला कर दिया। पल की बांह पर वार करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही पल की नजरें उससे मिलीं, उसने तुरंत हमले को नाकाम कर दिया। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था और उसने और भी अधिक शक्ति से पलटवार किया। पल ने स्वीकार किया कि यह उसके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण दिन था। अपने तरीके से न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अमानव को मृत्यु से भी बदतर सजा देने की कसम खाई। आसन्न खतरे को भांपते हुए अमानव उसने पल पर हमला किया, लेकिन पल ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उसे रोक दिया और एक जोरदार मुक्का मारकर उसके शरीर के अंगों को चकनाचूर कर दिया। उसने लगातार उस अमानव पर हमला जारी रखा और उसे इधर उधर पटका। उसका इरादा उसे पूरी तरह से प्रताड़ित करके उसकी जान लेने का था। उसका हमला तब तक चलता रहा जब तक कि उस अमानव का पूरा शरीर निष्क्रिय नहीं हो गया। हालांकि पल को इस बात का पता नहीं था कि दूसरे अमानव का क्रिस्टल काम करना शुरू कर चुका था। इस बीच मुख्यालय में जहाज को नष्ट करने या न करने को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि जेम्स की टीम और राष्ट्रपति की टीम के बीच संचार टूट चुका था। राष्ट्रपति ने कार्रवाई के तरीके पर अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों से सलाह ली। कुछ ने परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल की वकालत की, जबकि अन्य को अभी भी पल की स्थिति को संभालने की क्षमता पर भरोसा था। एक सेनेटर ने दृढ़ता से विरोध किया। मिसाइलों को लॉन्च करने का समर्थन करते हुए एक अन्य व्यक्ति ने तर्क दिया कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और गंभीर नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहिए जिसे बाद में साफ करना मुश्किल होगा। वहीं दूसरे व्यक्ति ने असहमति जताते हुए पल और उनकी टीम पर भरोसा जताया, क्योंकि वे पहले कभी असफल नहीं हुए थे। सेनेटर ने तैनाती के तुरंत बाद पनडुब्बियों के विनाश और सभी संपर्कों के नुकसान पर प्रकाश डालते हुए इसका खंडन किया। उन्होंने जोर दिया कि अगर ऐसा होता तो भले ही उनके असफल होने की संभावना 10 लाख में एक थी, वे फ्लोरिडा में लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे।
उन्होंने राष्ट्रपति से मिसाइलों को तुरंत लॉन्च करने का आदेश देने की मांग की। दूसरा व्यक्ति तेजी से क्रोधित होता जा रहा था और जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले का विरोध कर रहा था। हालांकि समय कम होता जा रहा था। जहाज के फ्लोरिडा से टकराने में केवल 1.5 घंटा बचा था। बहस और भी तेज होती जा रही थी। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के हाथों में होने के कारण माहौल गर्मा गया। अंततः राष्ट्रपति ने अपना निर्णय लिया। कब्रिस्तान में पल के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए उन्हें याद आया कि पल ने उनसे कहा था कि जान बचाने के लिए कोई भी कीमत बहुत अधिक नहीं होती। इस बीच पल अमानवीय शक्ति के खिलाफ अपनी भयंकर लड़ाई जारी रखती है। अचानक दूसरी अमानवीय शक्ति बर्फ से मुक्त होकर उसके पीछे प्रकट होती है और उसकी बाह को काटने का प्रयास करती है। अचानक हुए हमले में पल ने अमानव को दूर फेंक दिया। पल को एहसास हुआ कि वीरो को दोनों अमानवों ने धोखा दिया था। उन्हें अंतिम संदेश देते हुए उसने घोषणा की कि वीरो शायद स्वर्ग नहीं जाएगा और उनसे आग्रह किया कि वे नरक में उससे क्षमा मांगें। ये शब्द बोलते समय उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थीं। उसका संकल्प अडिग था। सेंट पल ने एक विनाशकारी हमला किया जिसने क्रूज जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक विशाल छेद देखकर हमले की अपार शक्ति का आभास करते हुए जेम्स जांच करने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। दृश्य को देखकर वे गहरे शोक में डूब गए। पल के खोने का उन्हें अभी भी गहरा अफसोस था। मुख्यालय में भी राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को मिशन की सफलता की खबर मिली, जिससे क्षणिक उत्सव का माहौल छा गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि दुखद घटना टल गई है। परमाणु मिसाइलों का सहारा लिए बिना ही एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन उनकी खुशी क्षणिक थी क्योंकि उन्हें विथ की मृत्यु की खबर मिली और उनके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छा गई। क्रूज जहाज की घटना की खबर दुनिया भर में फैल गई और कोंग जैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो घर पर खाना खाते हुए आराम से खबरें देख रहे थे। जूरी ने बाथरूम से चिल्लाकर चिंता जताई कि कोंग सारे नूडल्स खा जाएगा। जूरी की चिंता जायज साबित हुई क्योंकि उसने सारा खाना खत्म कर दिया। हालांकि खोंग ने जूरी का ध्यान गैलन की मृत्यु की ओर आकर्षित किया और सेंट पल टीम के एक आधिकारिक सुपरह्यूमन और सदस्य के रूप में उसकी मृत्यु के आसपास की सुबह पर प्रकाश डाला। जूरी पूरी तरह से सदमे में थी और यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक सुपरह्यूमन मारा जा सकता है। वित्रो की मृत्यु की वास्तविकता उसके लिए सच और चौंकाने वाली दोनों थी। अन्यत्र नंज और डैनयांग जहाज की घटना के बारे में चर्चा में व्यस्त थीं। डैनयांग ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वित्रो जैसा महामानव कैसे मर सकता है। उनकी उलझन दूर करने के लिए एनजी ने समझाया कि अंततः सभी महामानव नश्वर होते हैं, अजेय नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वित्रो की मृत्यु संभवतः उसकी अकेले की लड़ाई के कारण हुई, क्योंकि अगर वह पल क्यूरियस के साथ होता तो बच जाता। पल की ताकत के बारे में डैनयांग ने नजी से पूछा कि क्या वह सचमुच इतनी शक्तिशाली है। नजी ने पुष्टि की कि वह पहले भी पल का सामना कर चुका है और बिना किसी संदेह के उसकी अविश्वसनीय ताकत की गवाही दी। उसने ये भी कहा कि अगर पल ने उसे उस दिन जाने नहीं दिया होता तो वह और डैनयांग कभी नहीं मिलते। डैनयांग ने नानजी के झूठे होने की प्रतिष्ठा के कारण उसके अधिकांश कथनों के प्रति अपनी शंका व्यक्त की, लेकिन उसे पल वास्तव में विश्वसनीय लगी। इसी बीच फ्लोरिडा में जेम्स ने अपने साथी बेन को फोन किया, जिसने नींद में फोन उठाया। जेम्स ने स्थिति की गंभीरता बताते हुए समझाया कि एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि वित्रो का शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। वित्रो के लापता शरीर की खबर सुनकर बेन का सदमा स्पष्ट था। उसने जेम्स से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जेम्स ने स्वीकार किया कि सच्चाई की खोज में अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। जेम्स ने बेन को बताया कि वित्रो का अंतिम संस्कार रद्द कर दिया गया है और वह अगले दिन स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। इस बीच जेम्स ने बेन को एसएस ओपेरा क्रूज जहाज पर शोध करने का काम सौंपा और उनसे आग्रह किया कि वे पहले छूटी हुई किसी भी बात का पता लगाएं। बेन ने काम स्वीकार कर लिया और जेम्स और डीसी से मिलने का वादा किया। जूरी सड़क पर चलते हुए अपनी बहन के ख्यालों में खोया हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को नियमित रूप से ईमेल करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ समय से उसने संपर्क नहीं किया था, जिससे जूरी चिंतित था। उसकी बहन हमेशा उसे नौकरी ढूंढने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सलाह देती थी, और अब जब वह 18 साल का हो गया था तो उसे ऐसा करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि वह पैसे कमाने के साधनों को लेकर अनिश्चित था। तभी अचानक एक विज्ञापन ने उसका ध्यान खींचा। एक आकर्षक आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता, जिसमें बड़ा इनाम था, ने उसका ध्यान खींचा और जूरी ने तुरंत कोंग को बुलाया, जो उस समय जिम क्लास में था। कोंग ने पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह स्कूल के कामों में व्यस्त था। जूरी ने उसे बताया कि रविवार को कोंग को कहीं जाना होगा और उसके लिए कुछ काम करना होगा। इसी बीच जेम्स, बेन और पिया एसएस ओपेरा क्रूज जहाज की घटना पर चर्चा करने के लिए मिले। जेम्स ने बात शुरू की।
250 से अधिक हताहतों की पुष्टि होने की सूचना देते हुए, जो अपेक्षित संख्या को देखते हुए अपेक्षाकृत कम थी। उन्होंने इनह्यूमन्स को नियंत्रित करने और आगे के नुकसान को रोकने में विशेष बलों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। जेम्स के लिए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। फिर उन्होंने इनह्यूमन्स के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह पहली बार था जब उनमें से दो को एक साथ देखा गया था। इन घटनाओं में एक ही अमानव शामिल था, जिससे यह मामला अनोखा बन गया। पल ने अपने अवलोकन साझा करते हुए पहले अमानव को मकड़ी जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जो मकड़ी के जाले फेंकने में सक्षम था, जबकि दूसरा अधिक लचीला था और उसका सिर गिरगिट जैसा था। पल ने यह भी बताया कि जब उसने उस पर हमला किया तो वह आकार बदलने की कगार पर था। उसके अनुसार विरो संभवतः इसी कारण मारा गया। इस विशेष अमानव जेम्स के धोखे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों अमानवों की उपस्थिति एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य विरो के शरीर के गायब होने में निहित था। उन्होंने बताया कि जहाज से कोई अन्य शव गायब नहीं हुआ था, जिससे दो संभावनाएं बचती हैं, या तो विरो स्वर्ग में चला गया था या उसे पुनर्जीवित कर दिया गया था और वह बच निकला था। हालांकि दोनों ही स्थितियां बेहद असंभावित थीं, जिससे पता चलता है कि किसी ने। बेन ने बीच में दखल देते हुए कहा कि उसने रॉयल क्रूज लाइन से बात की थी और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर सीसीटीवी फुटेज देने का वादा किया था, जिससे उम्मीद है कि स्थिति पर कुछ रोशनी पड़ेगी। तीनों गुस्से और दृढ़ संकल्प से भर गए और उन्होंने कैफे में गैलन वित्रो के शव की चोरी के लिए जिम्मेदार अपराधी को ढूंढने की कसम खाई। गन डू गैंग को आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता के बारे में पता चला। ऐसे आयोजनों के प्रति उनकी अरुचि के बावजूद वे भारी पुरस्कार राशि को नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने रविवार को भाग लेने और जीतने का इरादा जाहिर किया। सशस्त्र कुश्ती प्रतियोगिता बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के साथ शुरू हुई। उद्घोषक ने घोषणा की कि भारी संख्या में प्रतिभागियों के कारण एक अतिरिक्त प्रारंभिक दौर जोड़ा जाएगा और विजेता शीर्ष 16 में पहुंचेंगे। तीसरे स्थान का पुरस्कार $10 लाख निर्धारित किया गया था। पुरस्कार राशि 2 मिलियन थी और विजेता को ट्रॉफी के साथ 5 मिलियन मिलेंगे। जेडब्ल्यूवाई और कोंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आयोजन स्थल पर पहुंचे। हालांकि कोंग थोड़ा चिंतित था। पिछली रात जूरी ने उसे अपनी पूरी योजना समझाई थी। उन्होंने बताया कि कैचअप वाला आदमी शूटिंग के लिए कोरिया आ रहा है और अगर वे टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो वे उससे मिलने के लिए लिंचन हवाई अड्डे जा सकते हैं। कैचअप वाले आदमी से मुलाकात को लेकर जूरी को संदेह था, लेकिन जूरी ने उन्हें टूर्नामेंट के दौरान उस अवसर के लिए तैयार की गई विशेष टी शर्ट दिखाई। उद्घोषक ने नंबर 82 पुकारा, जो कांग की बारी थी। वह जल्दी से अपने मैच में भाग लेने गया और उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी एक बड़ा, मजबूत लेकिन मोटा आदमी था, जिसने उसे चेतावनी दी कि वह इसे हल्के में न ले। मैच शुरू हुआ और मोटे आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कोंग को हराने के लिए बल प्रयोग किया गया, लेकिन कोंग ने तुरंत पलटवार किया और जोरदार शुरुआत के साथ विजयी हुआ। राजा की जीत से उत्पन्न शोर पूरे अखाड़े में गूंज उठा और उसके प्रतिद्वंद्वी को गंभीर चोटें आईं। जूरी ने कोंग को समझाने की कोशिश की कि वह इस तरह पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता क्योंकि इससे ध्यान आकर्षित होगा। उन्होंने उसे पिछली रात के अभ्यास की याद दिलाई जिसमें न्यूनतम शक्ति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। खान ने पिछले साल के टूर्नामेंट के उपविजेता इमोटेस्क के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेला। मो आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे, लेकिन खान ने एक बार फिर कुछ ही सेकंडों में जीत हासिल कर ली और इस प्रक्रिया में मो की बाह में चोट पहुंचा दी। खान ने तीसरे प्रारंभिक दौर में भी अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे जूरी उनकी अत्यधिक शक्ति को लेकर और भी चिंतित हो गई। फिर उद्घोषक ने घोषणा की कि प्रारंभिक दौर आखिरकार शुरू हो रहा है और ड्रॉ उसी समय होगा। पहले प्रतिभागी निकोला चेसो, जो विश्व में चौथे स्थान के सशस्त्र पहलवान हैं, का मुकाबला मार्शल आर्टिस्ट मोंगू से होगा। मोंगू की अकादमी में काफी अनुयायी थे, जिनमें ओबंगन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल था, जो अकादमी का निदेशक था। ओबंगन को उम्मीद थी कि मोंगू कम से कम दूसरा या तीसरा स्थान हासिल करेगा ताकि अकादमी के नवीनीकरण के लिए धन जुटाया जा सके। लिम कोंग और यान योन नामक एक भिक्षु के बीच मुकाबले की घोषणा की गई। इसके बाद गुनमो का मुकाबला चोए ताके से तय हुआ, जो असहज महसूस कर रहा था क्योंकि गुनमो अपनी जबरदस्त ताकत के कारण वह आखिरी व्यक्ति था जिसका सामना वह करना चाहता था। गुंडो गिरोह के सदस्य अपने कप्तान और चोए ताके के बीच इस मुकाबले को देखकर उत्साहित थे। अंत में उद्घोषक ने पाक गुंडो का परिचय कराया और नॉकआउट के सभी मुकाबलों की घोषणा की। जैसे ही उद्घोषक ने सभी को टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी, टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इस बीच हवाई जहाज में कैचअप मैन कोरिया जा रहा था। उसने अपने मैनेजर से अपने कॉस्ट्यूम की तंगी के बारे में शिकायत की और उसे पहनने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। उसके मैनेजर ने कैचअप मैन को उसके असली नाम मैट डायोन से संबोधित करते हुए उसे याद दिलाया कि मनोरंजन कंपनी चाहती है कि वह उसे पहने वेशभूषा ताकि प्रशंसक उसे उस रूप में देख सकें
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कैचअप मैन ने स्वीकार किया कि उसकी सफलता उसके परिवार की वजह से है। थोड़ा अस्वस्थ महसूस करते हुए उसने आराम करने का फैसला किया। आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट में वापस टीक और गुंगमू के बीच मुकाबला तेज हो गया। टी ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि गुनु को पहला स्थान लेना चाहिए जबकि वह दूसरे स्थान से संतुष्ट हो जाए। वैसे भी उन्हें इनाम की रकम आपस में बांटनी थी। ताके अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहता था। गैंगमू को योजना पसंद आई, लेकिन वह उसके तरीके से सहमत नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि अगर वे उस योजना पर आगे बढ़ते हैं तो उसे पहले ही जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि वह ज्यादा शक्तिशाली है। ताके इस बात पर गुस्सा हो गया, लेकिन अचानक गैंगमू ने अपना चश्मा उतार दिया। गैंगमू को देखकर गन दुआंग के सदस्य चिंतित हो गए। उसने अपने चश्मे तभी उतारे जब वह किसी गंभीर लड़ाई में उलझ गया, पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि ताके का अंत हो जाएगा। जैसे ही गुम्मो ने अपने चश्मे उतारे, सभी उसकी कोमल आंखें देख सके जो उसके कठोर व्यक्तित्व के विपरीत थीं। फिर गैंगमू ने ताके का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसी बीच भिक्षु ने कोंग को बताया कि उसकी आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता और उनका मुकाबला शुरू हो गया। दूसरी ओर मोंगगू टूर्नामेंट के पसंदीदा चाजों को पहले ही हरा चुके टीक और गैंगमू के बीच मुकाबला और भी तीव्र हो गया, लेकिन अंततः ताके विजेता बनकर उभरे। कोंग ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया, लेकिन गुंड अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार कर रहा था। उद्घोषक ने घोषणा की कि गुंड डू के प्रतिद्वंद्वी को समय पर न आने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुंडो ने अपना फोन चेक किया और पाया कि उसके गैंग के सदस्य अन्य दो कप्तानों के आदेश पर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह पीटा था, जिससे गुंडू क्रोधित हो गया और उसने अन्य दो कप्तानों का सामना करते हुए ते और गैंगमू को उनकी गलती के लिए दंडित किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि उनके कृत्य गैंग की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थे। टूर्नामेंट से बाहर होने और अयोग्य घोषित होने से पहले सेमीफाइनल शुरू हुआ, जिसमें कोंग और ताके आमने सामने थे। ताके ने कोंग को धमकी दी और कोंग ने उसे जानबूझकर हारने के लिए कहा, वरना वह उसे स्कूल में पीट देगा। कोंग को याद आया कि टीक दूसरों को धमकाता था और अनजाने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था, जिससे टीक दर्द से चीख उठता था। दर्शकों को लगा कि टीक ने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया और उसे चोट लग गई। इसके बाद कोंग को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। इसी बीच लिंचिन हवाई अड्डे पर अचानक कहीं से एक अमानव प्रकट हो गया। कोंग और मोंगो के बीच अंतिम मैच शुरू होता है। जब जूरी बाथरूम से लौटती है तो वह देखती है कि कोंग पहले से ही फाइनल में है और उसके समर्थकों का एक समूह मार्शल आर्टिस्ट मोंगो का हौसला बढ़ा रहा है। मैच शुरू होता है और मोंगो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अंत में वह हार जाता है और कोंग टूर्नामेंट का विजेता बनकर उभरता है और पुरस्कार राशि जीत लेता है। उद्घोषक कोंग को बधाई देता है और उससे पूछता है कि वह पुरस्कार राशि का उपयोग कैसे करेगा। कोंग बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए उद्घोषक सुझाव देता है कि वह जरूरतमंद लोगों को पैसे दान कर दे, क्योंकि हाल ही में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और दुनिया भर में लोगों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। कोंग दान मांगने वाले लोगों को देखता है और फैसला करता है कि वह अपनी पुरस्कार राशि दान करना चाहता है। उद्घोषक पूछता है कि क्या वह पूरी राशि दान करना चाहता है और कोंग सहमत हो जाता है। जूरी को छोड़कर सभी उसके फैसले पर तालियां बजाते हैं। एक ओर जूरी और कोंग इस बात को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर मोंगगू रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी अकादमी को निराश किया है। अकादमी के अध्यक्ष उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं और याद दिलाते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट को कभी रोना नहीं चाहिए और टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद भी उन्हें दूसरे स्थान का पुरस्कार मिलेगा। जूरी और कोंग हवाई अड्डे के लिए निकलने की तैयारी शुरू करते हैं, तभी उनका सामना टेक से होता है जो उन्हें धमकी देता है। स्कूल में कोंग की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोंग उसे अनदेखा करके अपने रास्ते चला जाता है। उनकी मुलाकात मुंडू से भी होती है, जो कोंग की ताकत की प्रशंसा करता है और उसे अपनी अकादमी का एक कार्ड देता है, जिसमें उसे कभी उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कोंग कार्ड स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे भी मार्शल आर्ट सीखने में रुचि है। फिर उनकी मुलाकात अकादमी के अध्यक्ष बैंग वन से होती है, जो उनकी ट्रॉफी की प्रशंसा करता है। अचानक जूरी को एहसास होता है कि उन्होंने ट्रॉफी को लेकर कोंग बूढ़े आदमी की ओर बढ़ता है और तुरंत उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे बूढ़े आदमी से एक अपार शक्ति का आभास होता है। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठती हैं और वह कोंग से कहता है कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उसे योंगा पर्वत पर उससे मिलना चाहिए। बाद में वे दोनों हवाई अड्डे पर इंतजार करते हैं और कोंग बूढ़े आदमी और उसके प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है। वह उत्सुक है और उसके बारे में, बूढ़े आदमी के रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानना चाहता है।
एक आदमी की जिज्ञासा शांत हो रही थी, तभी अचानक एक आपातकालीन अलार्म बजता है और एक अमानवीय प्राणी के देखे जाने की खबर आती है। जूरी और कोंग दोनों सतर्क हो जाते हैं और स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच अमानवीय प्राणी हवाई जहाज पर अपनी निगाहें गड़ा देता है और हमला करने की तैयारी करता है। जूरी भी अमानवीय प्राणी का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास लड़ाई के लिए आवश्यक सभी चीजें नहीं हैं। इसी बीच कोंग तेजी से कार्रवाई करता है और दौड़ पड़ता है। अपने कपड़े बदलने के लिए हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। कोंग चुपके से किसी से एक टोपी चुरा लेता है और बाथरूम में घुस जाता है। वह अपनी कैचअप मैन टी शर्ट उतारकर सफेद टोपी पहन लेता है। फ्लाइट में यात्री लैंडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन पायलट को कुछ असामान्य दिखाई देता है। करीब से देखने पर उसे एक अमानवीय आकृति पूरी गति से उनकी ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है। पायलट घबरा जाता है और जल्दी से विमान फिर से हवा में उड़ने लगता है। तभी अमानवीय प्राणी कूदकर विमान पर हमला करने की कोशिश करता है। वह बाल विमान से बच जाता है, लेकिन उसके पंख को नुकसान पहुंचाता है। विमान को भारी क्षति पहुंचती है और पायलट आपातकालीन लैंडिंग की घोषणा करता है। वह कुशलतापूर्वक विमान को लैंड कराता है, लेकिन दुर्घटना के प्रभाव से सभी यात्री घायल हो जाते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब अमानवीय प्राणी उन्हें देख लेता है और दूसरे हमले की तैयारी करने लगता है। अमानवीय हमलावर एक बड़ी सामान धोने वाली मशीन को पकड़कर हवाई जहाज की ओर फेंक देता है, लेकिन के सही समय पर पहुंचकर मशीन को लात मारकर दूर कर देता है। अमानवीय हमलावर के को देखकर चौंक जाता है, लेकिन के शांत रहता है और अमानवीय हमलावर का सामना करने और उसे हराने की तैयारी करता है। विमान में बैठे यात्री सफेद टोपी पहने उस आकृति को अमानवीय हमलावर के सामने खड़ा देखते हैं। कोंग जल्दी से एक थैला उठाता है और उसे अमानवीय हमलावर की ओर फेंक देता है। हालांकि कोंग भी तुरंत उछलकर वार से बचने की कोशिश करता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी क्षण कोंग को अपने ईयरपीस में एक सिग्नल मिलता है और जूरी पास के कंप्यूटर के माध्यम से उससे संपर्क करती है। जूरी कोंग को सूचित करती है कि कैमरे के बिना उसके लिए सीधे सहायता प्रदान करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह कोंग को आश्वासन देती है कि वह कोई न कोई उपाय ढूंढ लेगी। मदद करने के उद्देश्य से वह कोंग को सूचित करता है कि वह लड़ाई की निगरानी करने और सहायता प्रदान करने के लिए नियंत्रण कक्ष के कैमरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। हालांकि कोंग जूरी को बीच में ही रोक देता है और उसे घर लौटने का सख्त आदेश देता है, ये कहते हुए कि वह स्थिति को अकेले संभाल लेगा और जूरी को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अमानव ने अचानक हमला कर दिया, जिससे कोंग अचंभित रह गया। हालांकि कोंग किसी तरह अमानव को पकड़ने में कामयाब रहा और उसे दूर फेंक दिया। जैसे ही कोंग आगे बढ़ा, उस अमानव ने एक काला पदार्थ छोड़ा जिससे कोंग का ध्यान भटक गया। अमानव ने एक जोरदार हमला किया और उसके बाद एक मुक्का मारा, लेकिन कोंग उसे रोकने में कामयाब रहा। अचानक अमानव एक कदम पीछे हट गया और जाने से इनकार कर दिया, टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और हर संभव सहायता प्रदान करने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हुए। उसने कोंग को आश्वस्त किया कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उससे स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। कोंग ने खुलासा किया कि अमानव एक ऑक्टोपस जैसा दिखता है और एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा है। उसने अपना मुंह खोलकर हवा में अंडों की बौछार कर दी। केच इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से हैरान रह गया क्योंकि अमानव ने अपने अंडे बिखेर दिए और छोटे छोटे अमानव अंडों से निकलने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पल और उसकी टीम घटनाक्रम को देखती रही और विचार करती रही कि क्या व्हाइट कैप को इसमें शामिल किया जाए। पल का मिशन अभी भी अनिश्चित है। वह अपनी टीम को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय से पहले अधिक जानकारी जुटाने का विकल्प चुनती है। अंडों से निकले इंसान तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास अराजकता फैला देते हैं। जूरी इस स्थिति को देखकर जल्दी से छिप जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अकेले उन्हें हरा नहीं सकता। तभी उसका फोन बजता है, जो राक्षसों से लड़ने में कांग की सहायता के अनुरोध का संकेत है। उस अमानव का ध्यान जूरी की ओर जाता है जो उसे जान से मारने के इरादे से उस पर झपटता है। खतरे को भांपते हुए जूरी हमले से बच निकलता है और भाग जाता है। इस बीच के उस अमानव के साथ अपनी भीषण लड़ाई जारी रखता है और इमारत में एक बड़ा छेद देखता है। यह महसूस करते हुए कि जूरी खतरे में है, वह लड़ाई छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अन्य अमानव कोंग उसे रोक लेता है। कोंग एक जोरदार प्रहार करता है और इमारत में कूद जाता है। स्क्विड और इंसान ने पीछा किया और कोंग को जमीन पर पटक दिया, फिर कोंग पर कूद पड़े जिससे जोरदार टक्कर हुई। जूरी, जो अभी भी छिपा हुआ था, सोच रहा था कि वह इस भयावह स्थिति से कैसे बच सकता है। अपने छिपने की जगह पर उसने एक और व्यक्ति को शरण मांगते हुए देखा। अचानक महिला ने एक तीखी चीख मारी जिससे इंसान का ध्यान उसकी ओर गया।
वह उसकी जान लेने के इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन जूरी ने हस्तक्षेप किया और जूरी अमानव पर प्रहार करता है, लेकिन अमानव पलटवार करते हुए जूरी को हवा में उछालकर दीवार से टकरा देता है। जूरी को एहसास होता है कि खान इतने समय से इन राक्षसों से अकेले लड़ रहा है। अपने अकेलेपन के बोझ को महसूस करते हुए वह खान के साथ न होने के लिए पछतावा महसूस करता है। जैसे ही अमानव जूरी को घातक प्रहार करने वाला होता है, बी ठीक समय पर घटनास्थल पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। बी अपने अंडों से निकले अमानवों से निपटने के लिए एक इकाई बनाई गई थी, जबकि वयस्क अमानवों से निपटने का कार्य व्हाइट कैप कोंग को सौंपा गया था। कोंग ने अपने नए हथियार सेरिल का खुलासा किया और उसे अमानव पर तान दिया। डॉक्टर ने बी पर हथियार लगाने की तैयारी के लिए संशोधन सर्जरी पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक उसे लगा नहीं पाए थे। केसर रेल अपनी श्रेणी के अन्य हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार था, लेकिन यह एक निश्चित ऊर्जा खपत करता था। अत्यधिक ऊर्जा की समस्या का समाधान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने किया, जो हाल ही में अमेरिकी ISD-FHQ में शामिल हुई थी। उन्होंने नॉर्म कैप्सूल विकसित किया, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता था। बी के नए कृत्रिम अंग भी उनकी तकनीक पर आधारित थे, हालांकि यह तकनीक अभी भी अस्थिर थी और बी एक मानव परीक्षण का हिस्सा थी। केसर रेल का ट्रिगर बी की उंगलियां थीं और कैप्सूल 2 मिनट के लिए बिजली प्रदान करते थे। इन विवरणों को याद रखने के महत्व पर जोर देते हुए उसने अपने पालतू कुत्ते सी को पुकारा, जो नॉर्म कैप्सूल ले जा रहा था। अपनी बांह पर एक कैप्सूल रखने के बाद उसे शक्ति का एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। अमानव ने हमला किया, लेकिन सीजर ने अमानव के चेहरे पर गोली मारकर उसका मुकाबला किया। इस बीच अन्य अमानव विमान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। रोज ने सुझाव दिया कि सभी सक्षम लोगों ने खुद को हथियारबंद कर लिया, क्योंकि मारे जाने का इंतजार करना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। हालांकि एक व्यक्ति ने असहमति जताते हुए कहा कि वे इनह्यूमन्स से लड़ नहीं सकते क्योंकि गोलियां भी उन पर बेअसर थीं। उसने इस विचार की आलोचना करते हुए इसे एक काल्पनिक शो से तुलना की और सवाल उठाया कि क्या वे इतने आत्ममुग्ध थे कि वे कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर सकते थे। इनह्यूमन्स विमान में घुसने में कामयाब रहे और यात्रियों को पहले अमानव को सफलतापूर्वक हराने के बाद वह विपरीत दिशा में भागा। उसने एक और नेटिव कैप्सूल लिया और दूसरे अमानव पर गोली चलाई। हालांकि यह देखकर कि पहले शॉट के बाद भी वह प्राणी जीवित था, उसे एहसास हुआ कि उसे एक ही जगह पर 2 बार निशाना लगाना होगा, क्योंकि केसर रेल उन्हें एक ही वार में नहीं मार सकती थी। इस एहसास ने उसे वयस्क प्राणी का सामना करने की अपनी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही बी ने एक और अमानव को पास आते देखा और महसूस किया कि उसके पास केवल एक कैप्सूल बचा है, उसे स्थिति के बारे में निराशा का अनुभव हुआ। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ जब केचप मैन ने अपने हमले से एक अमानव को विमान से बाहर फेंक दिया। एक और अमानव विमान में दाखिल हुआ, लेकिन तुरंत केचप मैन से उसका सामना हुआ, जिसने उसे आसानी से काबू में कर लिया और साथ ही उस प्राणी को उसकी हरकतों के लिए डांटा। इस खुलासे से यात्रियों को गहरा सदमा लगा, जिनमें रोज भी शामिल थीं, जो केचप मैन की मैनेजर थीं। अफरा तफरी के बीच केचप मैन का किरदार निभाने वाले अभिनेता मैट डायोन ने रोज के सामने अपनी असली पहचान उजागर की। उन्होंने कबूल किया कि उनकी असली पहचान के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे और इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उनका अभिनय करियर अब समाप्त हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने रोज को साथ काम करने के समय के लिए धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि वह उनके सहयोग के दौरान वास्तव में खुश था। उसने तुरंत रोज को निकाल दिया। मैट ने एक इनह्यूमन को विमान से बाहर निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया, साथ ही केचप मैन के रूप में अपनी सिग्नेचर लाइनें गा रहा था। एक और इनह्यूमन ने पीछे से हमला किया, लेकिन मैट ने उसे भी तुरंत नष्ट कर दिया। पल और उसकी टीम, जिसमें बेन और जेम्स भी शामिल थे, मैट की असली शक्ति को देखकर चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वे मैट डियोन के नाम से जानते थे, वह शुरू से ही एक सुपरह्यूमन के रूप में अपनी असली पहचान छिपा रहा था। जेम्स ने पल से मैट की क्षमताओं के बारे में उसकी जानकारी पर सवाल किया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। फिर उसे अतीत में मैट के साथ हुई अपनी मुलाकात याद आई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपना आखिरी शॉट फायर किया और सफलतापूर्वक उस अलौकिक प्राणी को मार गिराया। हालांकि भीषण लड़ाई ने उसे थका दिया था और वह घायल हो गया था। उसने देखा कि जिस अमानव को उसने अभी अभी गोली मारी थी, वह अभी भी जीवित था और उठने की कोशिश कर रहा था। अपने वफादार पालतू कुत्ते सी को बुलाकर उसने कुत्ते के पैर से एक चाकू निकाला और उस अमानव को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन अमानव ने पलटवार करते हुए बी को और भी घायल कर दिया। फिर भी उसने लगातार कई हमले किए जब तक कि अमानव आखिरकार हिलना बंद नहीं कर दिया। हम अंततः गिर पड़े। मैट जैसे ही मानव रूप में ऑक्टोपस के पास पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
ऑक्टोपस ने जवाब में गुर्राया। मैट ने पहले सोचा था कि व्हाइट कैप कोंग हार गया है क्योंकि उसे पहले एक जोरदार झटका लगा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कोंग, व्हाइट कैप, एक बार फिर उठने लगा। कोंग ने एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा जिससे आसपास का क्षेत्र प्रभावित हुआ और दृश्य देख रहे डैन यांग ने हैरानी जताई। उसने एनजी से इस दबाव की प्रकृति और इसके उद्गम के बारे में सवाल किया, यह सोचते हुए कि क्या यह किसी प्रकार का कौशल या क्षमता है। हालांकि एनजी ने समझाया कि वे जो महसूस कर रहे थे वह कोई विशिष्ट कौशल या क्षमता नहीं थी, बल्कि यह व्हाइट कैप की शुद्ध और प्रबल आत्मा थी। यह ऊर्जा उस क्षेत्र के समय और स्थान को जकड़ रही थी, जिससे एक अप्राकृतिक और तनावपूर्ण वातावरण बन रहा था। एनजी ने आगे खुलासा किया कि व्हाइट कैप आमतौर पर अपने विरोधियों को देखते हुए लड़ता था, लेकिन अब उसकी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बह रही थी, मानो वह बेहोश हो। व्हाइट कैप की क्षमताएं उम्मीदों से कहीं अधिक थीं, जिससे उसे स्थिति दिलचस्प लग रही थी। कैचअप मैन की उपस्थिति सहित जीआई को स्थिति दिलचस्प लग रही थी, लेकिन वे व्हाइट कैप की क्षमताओं से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, जो अपेक्षाओं से कहीं अधिक थीं। के पर ऑक्टोपस इनह्यूमन ने हमला किया, लेकिन उसने तुरंत पलटवार करते हुए कई शक्तिशाली वार किए, जिससे काफी नुकसान हुआ। डैमेज कोंग ने किसी तरह इंसान को गर्दन से पकड़ लिया। मैट ने कांग की बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया देखी, जिसने एक ही सेकंड में 7 वार किए। कांग की शक्ति और गति का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा था, सिवाय उसके स्तर के किसी व्यक्ति के। उसने गौर किया कि व्हाइट कैप और इनह्यूमन की क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर है। मैट को यह भी लगा कि व्हाइट कैप के साथ कुछ गड़बड़ है। कोंग ने आसानी से खुद को छुड़ा लिया, अमानवीय ग्रसित जीव के अंगों को नष्ट करके। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, तभी एक अन्य अमानवीय जीव ने उन्हें रोक दिया जो बोल सकता था। बोलने वाले अमानवीय जीव ने उनसे ऑक्टोपस को छोड़ने का अनुरोध किया, जिससे मैट आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने उसके आने का आभास नहीं किया था और उसे किसी अमानवीय जीव के बोलने की उम्मीद नहीं थी। बोलने वाले अमानवीय जीव ने इस बात पर अपनी निराशा व्यक्त की कि मनुष्य अमानवीय जीवों को हीन मानते हैं फिर भी उनसे डरते हैं। उनके रवैये में विरोधाभास और उन्हें अहंकारी मानते हुए, बात करने वाले अमानव ने सहजता से मानव रूपी ऑक्टोपस को हवा में तैराकर और एक साधारण इशारे से उसे अपने करीब खींचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। डैन अमानव की इस क्षमता को देखकर हैरान रह गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे, जो आमतौर पर अमानवों के लिए नहीं होता। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और गीत दो भी अचंभित रह गया। हालांकि वह अमानवीय प्राणी दिखने में अमानवीय लग रहा था, फिर भी उससे असंगतता की एक जबरदस्त आभा निकल रही थी, एक ऐसी ऊर्जा जो अमानवीय प्राणियों के समूहों से भी कहीं अधिक थी। जीआई को पहले से ही खतरनाक अलौकिक राक्षसों के अस्तित्व का संदेह था, लेकिन इस सफेद बालों वाले अमानवीय प्राणी का प्रकट होना उनकी उम्मीदों से भी कहीं अधिक था और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जीआई का मानना था कि इस बातचीत के पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण था। मानव के साहस में उसने डैनी को सुझाव दिया कि व्हाइट कैप की सहायता के लिए उन्हें द्वार खोलना पड़ सकता है और मैट उन्हें पराजित नहीं होने देना चाहता था। हालांकि वह इस विचार को लेकर कुछ हिचकिचा रही थी। बात करने वाले अमानव ने ऑक्टोपस अमानव से सवाल करना शुरू कर दिया। मैट ने स्थिति का अवलोकन करते हुए यह भी देखा कि उसने पहले कभी किसी बोलने वाले अमानव का सामना नहीं किया था। इसके अलावा बात करने वाले मानव में एक असामान्य सी बात थी। सामान्य मनुष्यों के आकार से लगभग 3 गुना बड़े विशालकाय बात करने वाले अमानव ने मानव रूप धारण किए हुए ऑक्टोपस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और चेतावनी दी कि यदि उसने उन्हें 3 बार अपनी बात दोहराने पर मजबूर किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। चेतावनी को अनसुना करते हुए ऑक्टोपस अमानव ने गुर्राते हुए जवाब दिया,